नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम जो भारत की राज व्यवस्था उसमें हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का जैसे हमने उच्चतम न्यायालय के कुछ जो योग्यता, उनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की, उन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे क्लास में आज उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि उच्चतम न्यायालय में हमने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, इन सभी के बारे में बात की थी। और अब हम आज बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के जैसे अनुच्छेद हमने 126 तक यहाँ पे अध्ययन कर लिया था। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 127। इस अनुच्छेद 127 में एक तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ तदर्थ न्यायाधीश से मतलब यह है कि अगर मान लो मतलब जो न्यायालय में अगर मान लो न्यायालय के अंदर मतलब कोरम मतलब वही फिक्स है कि भाई इतने न्यायाधीश, मतलब एक पीठ बैठती है न्यायाधीशों की, तो उस न्यायाधीश में जैसे फिक्स है कि 7 या 8 जितने भी, उस कोरम को, उसको हम बोलते हैं कोरम। तो उस कोरम को पूर्ति के लिए अगर मान लो कोई न्यायाधीश अगर उस टाइम उपस्थित ना हो, तो उस कोरम की पूर्ति के लिए जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य न्यायाधीश को उस कोरम में शामिल करने के लिए एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो वो उसे हम तदर्थ न्यायाधीश ही कहते हैं। तो एक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति बोल सकते हैं इसको। तो कोरम की पूर्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। तो अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायालय का न्यायाधीश का उल्लेख है। तो तदर्थ न्यायाधीश, अब जैसे मैं बता दूं, अपने जो क्वेश्चन बनता है या वो ऐसे बनेगा कि तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, बाकी मैंने आपको बता दिया, ये कोरम की पूर्ति के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक अनुच्छेद आता है 128। अनुच्छेद में 128 की बात करें तो अनुच्छेद 128 में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनके कार्यों को उल्लेख है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मतलब कि सेवानिवृत्त, अगर मान लो कि किसी न्यायालय में मतलब कोई पीठ बैठती है और उस टाइम मतलब किसी मतलब मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है कार्य के लिए, तो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मुख्य न्यायाधीश, तो ये क्या करता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति से क्या होता है कि ये मतलब किसी भी जो सेवानिवृत्त या अवकाश पर है उस न्यायाधीश को मतलब उस कार्य में शामिल कर सकता है, मतलब वहां पे न्यायाधीश का काम उसको लिए कुछ दिनों के लिए सौंप सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मतलब वहाँ पे उसका सेवानिवृत्ति या अवकाश पे जो न्यायाधीश है उसको वहाँ पे कार्य पे लगा सकता है, मतलब कार्य करवा सकता है या फिर उसकी जरूरत पड़े तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है, मतलब नियुक्ति उसको परमानेंटली नहीं दी जाएगी, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से उसको वहाँ पे कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद में एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 129। अब मैं एक अनुच्छेद 129 की बात करूं तो जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, इसको एक अभिलेख न्यायालय भी कहा गया है। अभिलेख न्यायालय इसे इसलिए कहा गया है कि जो भी न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो भी कार्य करता है उनको उन सभी कार्यों को साक्ष्य एंड अभिलेख के रूप में रखता है, मतलब लेख के रूप में रखता है, मतलब इन सभी कार्यों को एक साक्ष्य या लेख के रूप में मतलब रखता है। तो इसी कारण इसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि वो एक लिखित रूप में इन सभी को रखता है जो भी कार्य वो करता है। तो 129 में इसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो आपके जैसे मतलब ये थोड़ा आपको मतलब डिटेल में है, लेकिन आपको सिर्फ इतना अनुच्छेद में कौन से क्या है, तो तदर्थ न्यायाधीश का अनुच्छेद 127 है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में अगर बात करते हैं 128, 129 में अभिलेख न्यायालय है। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 130 में कि जो न्यायालय, जो भारत का न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय, इसका कार्य क्षेत्र मतलब इसका कार्य क्षेत्र जो उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना जैसे दिल्ली में की गई, तो ये दिल्ली में ही रहेगा, मतलब इसके जो कार्य क्षेत्र मतलब है वो दिल्ली में ही रहेगा।
तो इसका कार्य क्षेत्र फिक्स किया गया है कि एक नई नई दिल्ली, ध्यान रखना आपको थोड़ा यहाँ पे, तो ये दिल्ली में ही रहेगा, नई दिल्ली में ही। लेकिन इसमें एक क्या होता है कि जो जैसे अगर मान लो कहीं और कहीं पे मतलब बैठक मतलब करनी हो, अगर किसी भी न्यायाधीश की जो पीठ बैठती है वो और कहीं पे, अगर और अन्य किसी न्यायालय में, तो उसको क्या होगा कि अन्य कहीं पे भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है उससे पूर्व अनुमति आवश्यक है, मतलब उससे अनुमति लेना आवश्यक है, तब इसके आधार पर फिर अन्य जगह भी बैठकें की जा सकती है। तो इसी को लेकर अब तक भारत में 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार मतलब इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठकें अन्य हुई है, एक बार हुई थी हैदराबाद में और एक बार हुई थी श्रीनगर में। तो अभी तक भारत के जो इतिहास रहा है राजनीति का, उसमें अभी तक जैसे माने तो 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार ये बैठ के अन्य कहीं की गई थी, बाकी हमेशा दिल्ली में ही रहती है। तो इसके जो मतलब एक इसके क्षेत्र मतलब कह सकते हैं इसकी जो जगह को लेके, स्थान को लेके है 130 अनुच्छेद, जिसमें फिक्स किया गया है कि नई दिल्ली में इसके कार्य किए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 30। अब हम जानते हैं इसके जो न्यायालय है, तो ये उच्चतम न्यायालय, इसके जो कार्य क्षेत्र और शक्तियां, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। जो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार एंड शक्तियां, इसकी क्या क्या शक्तियां और इसका क्षेत्राधिकार कहां तक है उच्चतम न्यायालय का, तो इसी के बारे में जानते हैं। तो मैं जैसे आपको यहाँ बता दूं, उच्चतम न्यायालय इसका जो पहला है, एक तो है आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता, इसका एक क्षेत्र आरंभिक अधिकारिता। अब आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 131 में, एक तो आपको ध्यान रखना। अब और कि आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता से मतलब क्या है? आरंभिक अधिकारिता से मतलब है कि कोई विवाद है, कौन से विवादों को इसमें शामिल किया गया है, तो वह कह सकते हैं कि जो भारत सरकार या भारत संघ वर्सेज भारत संघ और अन्य राज्यों के बीच में, अन्य कोई विरोध में कोई अन्य राज्य है, इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वो आरंभिक अधिकारिता के अंडर में आएगा। और एक अगर मान लो कोई विवाद होता है जिसमें भारत संघ भी शामिल है, साथ में भारत के साथ कुछ राज्य भी शामिल है, मतलब कोई भी विवाद है उसको लेकर कुछ भारत संघ और कुछ राज्य तो चाहते हैं कि मतलब इस पे मतलब ये कानून बनाया जाए, लेकिन अगर इनके विरोध में कुछ राज्य उसको मतलब नेगेटिव पक्ष में रहते हैं, तो कह सकते हैं जैसे कुछ राज्य अन्य राज्य मान सकते हैं, अन्य राज्य, तो इस मामले को भी आरंभिक अधिकारिता में रखा गया है। एक मामला आता है कि 2 राज्य, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी विवाद हो, तो वो भी आरंभिक अधिकारिता का मामले में आता है। तो वहां पे उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वो इन पर फैसला सुना सकता है। तो उसको वहां पे इन मामलों में जो काम करने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो पहला हमने देखा आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता की बात करें तो अनुच्छेद 131 में है, और इसकी बात करें तो इसमें कौन से विवाद आते हैं, तो भारत संघ के जो विरोध में जो अन्य राज्य है इन सभी के लिए, और एक होता है कि भारत संघ के साथ में कुछ और राज्य शामिल है और उनके विरोध में और बाकी राज्य है, तो ऐसे मामलों में, या फिर 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक राज्य है, तो उन मामलों में भी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को शक्तियां दी गई है। लेकिन आरंभिक अधिकारिता के कुछ अपवाद भी है, मतलब कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने फैसले नहीं सुना सकता। तो उन अपवाद आखिर में कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि जिनमें हम जान सकते हैं। तो अपवाद की बात करें तो अगर एक कोई मामला ऐसा हो जो भारत का संविधान था, जो संविधान बना था, संविधान के पहले का हो, जैसे भारत का जो संविधान है वो बना था उसके पहले का कोई मामला हो, या कोई संविदा हो, या फिर कोई वचन हो, या और जो भी लिखित में कुछ भी हो, तो जो संविधान के बनने से पहले का हो, तो उस मामले पर उच्चतम न्यायालय मतलब अपने विचार नहीं रख सकता। एक मामला होता है कि आपने देखा हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय
जो जल विवाद होता है, जो नदियों को लेकर जल विवाद होता है कि, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद या नदियों के ऊपर विवाद है, उन मामलों में पर भी उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार नहीं रख सकता। एक मामला ऐसा भी आता है कि जब, जो हमने एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280, इसके तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत एक आयोग है 280, इसमें एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस गठन में है कि जो राज्य और केंद्र के बीच जो पेंशन और भत्तों को लेकर जो विवाद होता है, उस मामलों में भी जो वो राज्य और जो सरकार है वो ही इन मामलों को सुलझा सकती है, इन पर भी उच्चतम न्यायालय अपने कुछ नहीं कर सकता। तो 3 ऐसी सिचुएशन है जिनमें उच्चतम न्यायालय अपना मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। और बाकी हमने जाना कि जो 3 जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो आरंभिक अधिकारिता का क्षेत्र में आती हैं, इन पर उच्चतम न्यायालय अपने पक्ष रख सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार में हमने सबसे पहले पढ़ा आरंभिक अधिकारिता। अब हम पढ़ेंगे जो अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अब कहाँ कहाँ पे मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सबसे पहले है संवैधानिक अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 132 के अनुसार। तो संवैधानिक मामलों में अपील से है कि जो मामले संविधान से जुड़े, जो भारत का संविधान है, जैसे मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व, जहाँ तक है मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामले ज़्यादा आते हैं। तो जो मामले हैं जो संविधान से जुड़े हुए, उन सभी मामलों में अपील के जो अपील है, जो जैसे कि अपील से मतलब है कि इन सभी मामलों में क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय, जैसे मान लो कोई केस है उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय ने उस पर फैसला सुना दिया, लेकिन उस फैसले से जो जिसके पक्ष में फैसला सुनाया गया है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो वो ऐसे में क्या होता है कि वो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय, तो वो उच्चतम न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपील कर सकता है। तो वो जो अगर उसको अपील करने के लिए एक तो आप उसको ध्यान रखना होगा कि जो मामला है तो वो संवैधानिक मामला होना चाहिए। साथ में जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 134A, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, तो ये हाई कोर्ट है ना कि मतलब ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है, मतलब प्रमाण पत्र जारी करता है कि इस प्रमाण पत्र में मतलब क्लियर कर देता है कि ये मामला आप उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा सकते हो। तो वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 134 अनुच्छेद के अनुसार बताया गया। तो अगर कोई भी संवैधानिक मामला है, उस मामले को उच्चतम न्यायालय तक मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है उस मामले के पक्ष में, तो क्या होता है कि जो हाई कोर्ट जो संवैधानिक या फिर वो कह सकते हैं जो प्रमाण पत्र जारी करता है, तो उस प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। साथ में क्या होता है कि जो मामला सच में ये मामला संवैधानिक होना चाहिए, मतलब एक संवैधानिक सारवान प्रश्न से रहित होना चाहिए, प्रश्न सहित होना चाहिए। इसमें मतलब वो संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए। ठीक है। तो संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 के तहत की जाती है। संवैधानिक एक मामला आता है सिविल मामले। सिविल मामले, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 133 में, अनुच्छेद 133। इसके अनुसार जो सिविल से संबंधित, जैसे सिविल में जो दंड से संबंधित मामले आ गए और भी अन्य किसी मामले, उन सभी के खिलाफ जो अंतिम फैसला सुना दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम फैसला सुना दिया जाता है, तो उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे अपील की जा सकती। लेकिन इसमें भी रखा गया है कि ये जो अनुच्छेद 134A के तहत जो हाई कोर्ट द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाए, तो उस सर्टिफिकेट में क्लियर होना चाहिए कि, और साथ में ये मामला सिविल मामलों से संबंधित भी होना चाहिए। तो इसी स्थिति में और इन मामलों को क्या मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या इस मामले में विनिश्चय कर सकता है, तो वो भी ऐसा होना चाहिए, तभी ये वहाँ पे अपील कर सकता है। तो सिविल मामलों में भी अनुच्छेद 133 के तहत अपील की जा सकती है। ठीक है।
एक मामला आता है हमारा दांडिक मामले, इन पर अपील। जो दंड से संबंधित मामले, जैसे दंड से संबंधित मामलों से है कि किसी भी मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने मतलब उसको मतलब सजा सुना दी हो, तो सजा सुनाने के बाद में भी अगर मान लो अगर वो अगला कोई संतुष्ट ना हो, तो वो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये अपील की जाती है अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 133 के तहत। तो इस अनुच्छेद में बात करें तो अनुच्छेद जो दांडिक मामले इनमें अपील की जाती है। तो इस अपील में क्या है कि एक तो बात कही गई है कि जो अनुच्छेद दांडिक मामलों के जो है ना, उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर वो मामला है, किसी मामले में अगर कोई उच्चतम न्यायालय के पास मामला है, उस मामले में किसी अपराधी को मतलब बिना किसी बात के मतलब उसको दंड सुना दिया गया हो, लेकिन मतलब वहाँ पे दोष मुक्त हो, लेकिन उसको दंड सुना दिया गया, तो ऐसे मामलों में अपील की जा सकती है। अगर मान लो कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय के पास में, उच्च न्यायालय से भी अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय, तो उनके पास और उनको उस मामले को मंगाकर उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि वो वहाँ पे उसको दंड या मृत्युदंड दे देता है। तो इस स्थिति में भी वो अपील की जा सकती है। तो दांडिक मामलों में भी अपील की जा सकती है अनुच्छेद 134 के तहत। ठीक है, अब हम अगला जानते हैं कि मतलब जो ये अपील की जा सकती है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे अनुच्छेद 134A। तो 134A में है क्या? तो इस 134A के अनुसार मतलब जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को मतलब एक सर्टिफिकेट जारी करता है। इस सर्टिफिकेट जारी करता है कि सर्टिफिकेट जारी से मतलब है कि मतलब ये मामला आप ले सकते हो, मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य। अगर कोई भी अपील करेगा तो उसको वो सर्टिफिकेट होना आवश्यक है जो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट किन स्थितियों में सर्टिफिकेट जारी कर सकता है? एक तो वो अपने मतलब स्वविवेक से मतलब स्वयं कर सकता है, इट्स ओवन मौसम, एक तो वो स्वयं कर सकता है। और एक हम बात करें तो वो क्या करता है कि मतलब उसको लगता है कि ये मामला वहाँ का है, तो उस हिसाब से भी वो कर सकता है। मतलब जो व्यथित पक्ष है, मतलब जिसके मतलब जो सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहता है, जिसके साथ जो घटना हुई है, अगर वो पक्ष मौखिक रूप से अपने बयान देता है तो इस मामले में भी ये की जा सकती है। और इस बात को जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत इस बात को जोड़ा गया था कि मौखिक रूप से अगर कोई व्यथित पक्ष अगर अपना जारी करता है बात, तो उसको इस काम से सर्टिफिकेट जारी की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने जाना यहाँ पे अनुच्छेद 134A। तो अब एक जैसे हमने देखा कि जैसे अपील के क्षेत्राधिकार कौन कौन से, एक तो संवैधानिक मामलों में अपील, एक बात कर सकते हैं सिविल मामलों में अपील, और एक कर सकते हैं दांडिक मामलों में अपील। अब एक होता है विशेष मामलों में अपील, विशेष मामलों में अपील, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 136 में। आपको थोड़ा ये सीरियल वाइज ध्यान रखना, 3 अपील है 132 में, 133 में और 134 में। लेकिन जो विशेष मामलों का 136 में, 135 अनुच्छेद अभी फिलहाल वर्तमान में है नहीं। तो अब हम बात करते हैं विशेष मामलों में किसी भी प्रकार के मामले हो सकते हैं और इनमें किसी भी प्रकार से अपील की जा सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बस इसमें एक ध्यान रखना कि अगर कोई मामला जैसे सशस्त्र बलों से हो, मतलब कि जो सेना से संबंधित हो, तो उन मामलों में अपील नहीं की जा सकती। बाकी सभी मामलों में अपील की जा सकती है 136 के अनुसार। जो इसमें मतलब जो और भी विशेष मामलों में किसी प्रकार के मामले शामिल हो जाते हैं, जैसे छोटे रूप के मामले भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना जो मतलब इसके जो उच्चतम न्यायालय उसके जो क्षेत्राधिकार थे और शक्तियाँ थी, इन सभी के बारे में एक अनुच्छेद है 143। इस अनुच्छेद के द्वारा क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। मतलब
ले सकता है। लेकिन जैसे मान लो कोई मामला हो जो किसी भी महत्व का, मतलब विधि के महत्व का हो, तो उन मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो परामर्श लेता है उस टाइम, मतलब वो परामर्श राष्ट्रपति, अगर सुप्रीम कोर्ट उस परामर्श को देने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श को देगा, और उसी प्रकार राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस परामर्श को लेने के टाइम जो मतलब राष्ट्रपति की तरफ से, तो राष्ट्रपति तो डायरेक्टली, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा जाएगा तो उस मामले की जो सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई में राष्ट्रपति तो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, उसकी जगह वहाँ पे जो महान्यायवादी है, जैसे हमने इसके बारे में जाना भी था, ये कानून का ज्ञाता होता है, तो ये वहाँ पे उपस्थित रहेगा। और उस सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपना मतलब डिसीजन देके, मतलब किसी भी प्रकार का परामर्श दे सकता है। और जरूरी नहीं कि वो उसको परामर्श दे, ये उसको बाध्य नहीं है, और साथ ही राष्ट्रपति को भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक अगर मामला, एक ऐसा मामला हो कि जो संविधान, जो भारत का संविधान बना था उससे पहले का मामला हो, भारत का संविधान बना था तो उससे पहले का मामला हो, तो उस स्थिति में संविधान का जो उच्चतम न्यायालय, तो ये उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मान ले, उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी से मतलब है कि अगर हम उच्चतम न्यायालय, मान लो कि उच्चतम न्यायालय मतलब कोई मामला हो संविधान से पहले का हो, उस संविधान से पहले के मामले में राष्ट्रपति मतलब उसके बारे में कुछ परामर्श चाहता है, तो उस परामर्श की स्थिति में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस परामर्श को देना आवश्यक हो जाता है। अन्य मामलों में नहीं, लेकिन संविधान से पहले का कोई मामला हो, कोई विधि हो, लेकिन क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये परामर्श देना अनिवार्य है। लेकिन अब वो जो परामर्श देता है, अगर राष्ट्रपति को पसंद ना आए, राष्ट्रपति को ठीक ना लगे, तो उसको नकार सकता है, मतलब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो मतलब मेन जो अनुच्छेद है 143, जो उसके क्षेत्राधिकार, मतलब एक राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का इसमें संबंध बताया गया है। ठीक है, तो हमने जैसे अनुच्छेद हमने जाना था कि जो उच्चतम न्यायालय से हमने देखा था कि अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो मुख्य अनुच्छेद थे जिनमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। तो उच्चतम न्यायालय में फिलहाल इतना ही। हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सीजे कानिया। तो ये थे सीजे कानिया, तो इनका नाम था सीजे कानिया, मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के पहले। तो भारत के सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हो एक ऐसे व्यक्ति थे वाई.वी. चंद्रचूड़। ये भारत के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और ये रहे थे 7 वर्ष तक। और एक व्यक्ति हुए थे जो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, वो थे केदारनाथ रे, और ये रहे थे सिर्फ 7 दिन के लिए। तो सबसे कम और सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा था? सबसे अधिक कार्यकाल रहा था वाई.वी. चंद्रचूड़ का 7 वर्ष के लिए, और सबसे कम रहा था केदारनाथ रे का 7 दिन के लिए। और पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सीजे कानिया। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। इनकी जैसे इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये इस टाइम वर्तमान में जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ये इस टाइम वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इन 4 फैक्ट है, इनको ध्यान रखना। हाँ, और एक है कि जो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। जो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये पहली मुख्य न्यायाधीश थी भारत की महिला के तौर पे, और जो पुरुषों के तौर पे, और या फिर कह सकते हैं पूरा मुख्य न्यायाधीश जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे जे कानिया। तो ये थे कुछ फैक्ट। और अब जो हमें उच्चतम न्यायालय जी, इस टॉपिक का हम यहीं पे अंत करते हैं। तो ये फिलहाल इतना ही इसमें। अब आगे जो हमारा कल की क्लास, जैसे हमारे जो इंडियन पॉलिटी में जो सभी हमारी जो टॉपिक थे मेन जो सभी कंप्लीट हो गए। अब आगे हम जो राजस्थान
की जो पॉलिटी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।